लगातार दूसरे साल मलिहाबादी आम पर संकट। कोरोना और कुदरत की मलिहाबादी आम पर दोहरी मार। पिछले महीने ओला और बारिश से 6 से 7 लाख मीट्रिक टन आम का नुकसान। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से व्यापारियों की टूटी कमर। लगातार दूसरे साल आम के व्यापारियों को करोड़ों के नुकसान की आशंका। लॉकडाउन से आम के निर्यात पर पड़ेगा असर। लोकल मार्केट में ही दिखेगा मलिहाबादी दशहरी आम। आम के शौकीनों को इस बार सस्ते में मिल सकता है मलिहाबादी आम। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आम का सीजन है, लेकिन लगातार दूसरे साल भी अपनी मिठास और स्वाद के लिए मशहूर लखनऊ का मलिहाबादी आम लोगों के लिए खास ही बना रहेगा। और इसकी वजह है कोरोना महामारी के चलते लगा लॉकडाउन, जिसने आम के व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस बार भी दशहरी आम लोकल मंडियों तक ही सीमित होता नजर आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते निर्यात पर संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ की पहचान है मलिहाबाद के दशहरी आम, लेकिन लगातार दूसरे साल भी मलिहाबादी आम पर कोरोना और कुदरत दोनों की ही मार पड़ी है। आंधी बारिश से किसान और व्यापारी कुछ उबर भी पाते, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन ने छोटे व्यापारियों की कमर ही तोड़कर रख दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच चल रहे लॉकडाउन में आम के बाग में काम करने वाले किसानों और व्यापारियों के माथे पर पसीना ला दिया है। आम की बागवानी कर रहे लोग इस बार यानी कि दूसरे साल भी आम को लेकर खासा परेशान हैं। दिक्कत इस बात की है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद जब हालात सामान्य होने लगे, तो ये लगा कि अब शायद बेहतरी की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं और आम कि जो बागवानी करने वाले लोग हैं उनको इस बार मुनाफे की भी बहुत अच्छी उम्मीद थी। लेकिन इस बार भी लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का प्रकोप है, महामारी की वजह से एक्सपोर्ट से लेके पैदावार से लेकर के जो मंडियां हैं वहां तक आम पहुंचाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और शायद इसीलिए इस बार उम्मीदें जो थी वो कहीं ना कहीं गर्त में जाती दिखाई दे रही हैं। कोरोना की महामारी के बीच जहां जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है, वहीं रोजगार के साधनों पर बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। आम के व्यापारी मानते हैं कि इस साल भी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वो टाइम पे इसमें धुलाई होना चाहिए, ये वो होना चाहिए। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था और उस वजह से इसमें बागों में जो है धुलाइयाँ हो नहीं पाई हैं। और उसका रीज़न ये भी है कि जब नौकर भी नहीं निकल रहे हैं, कोई निकल नहीं रहा है, तो धुलाई उलाई हो नहीं पा रही। इसी वजह से ये कंडीशन आम की आ रही है। अभी इस बार पैदावार है कैसी, मतलब फसल है कैसी? पैदावार तो फिर भी बेहतर है, ठीक है, लेकिन ये है कि आम की कंडीशन ही इतनी बुरी है कि वो एकदम आधा ही ये समझ लीजिए, क्योंकि आप आम की कंडीशन तो देख ही रही हैं किस टाइम क्या है। आमतौर पर 17 से 20 मई के बीच बाग में टूट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 24 मई तक लॉकडाउन लगने के कारण ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में मशहूर मलिहाबादी आम अब सिर्फ लोकल मार्केट में बेचा जाएगा, क्योंकि दूसरे शहरों में भेजने पर रिस्क बना हुआ है। लॉकडाउन की वजह से अगर आम एक भी दिन कहीं रुक गया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और आम खराब हो जाएगा। या तो ये लखनऊ मंडी जा पाएगा या फिर मलिहाबादी की मंडी में रहेगा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली और बॉम्बे जाता है, वहीं से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि लखनऊ से तो होता नहीं है। तो इसका रीज़न यही कि या तो यहाँ ही लखनऊ ही लोकली मंडी होगी, लेकिन लखनऊ मुंबई क्यों नहीं भेज पा रहे? लखनऊ एक्चुअली में जब लॉकडाउन ही का है ना, कि अब रास्ते में जा रहा है आम, कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि लॉन्ग टाइम रुक जाए। वो अगर एक दिन भी लॉकडाउन में फंस गया तो आम बेकार हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं। आम की फसल पर कोरोना के साथ कुदरत की भी मार पड़ रही है। आंधी बारिश से आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन की वजह से बाग में माली और दूसरे लोग आम के पेड़ों पर दवा नहीं छिड़क पा रहे हैं, जिससे ज्यादातर आम खराब हो गए। हर साल तो ये अपने आम को दिल्ली और मुंबई भेजते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से
आम ऐसी चीज़ है कि जो स्टे नहीं कर पाएगी, रुक नहीं पाएगी, ख़राब हो जाएगा और इसी वजह से इन मजबूरी में लखनऊ की मंडियां जो है अलग अलग वहाँ पर ये बेचेंगे, जिसके वजह से मुनाफा जो हर साल होता है वो इस बार शायद ना हो पाएगा। और ये देखिए आम की फसल को भी इस बार इसी तरीके से नुकसान भी हुआ है, जहाँ पे आपको हर आम में ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे। कारण ये बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से चूँकि एम्प्लॉयज़ कम हुए और जो धुलाई होती है समय पर वो नहीं हो पाई, इसकी वजह से आपको लगभग हर आम में ये दाग दिखाई दे रहे होंगे और आम बीच में से कई बार आपको ये फटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो कीटनाशक जो चीज़ें होती है डाली जाती है पेड़ों पर, वो डाली नहीं जा पाई समय पर और इसीलिए एक तरफ आम की फसल थोड़ी ख़राब हुई है, दूसरी तरफ लॉकडाउन और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट करके आमों को, वो भी इस बार नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि महामारी का असर आम की बागवानी करने वाले लोगों पर भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा था, जिसमें आम के व्यापार को करीब 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार फसल सामान्य रहने पर लोगों को उम्मीद बंधी थी कि फसल का पूरा मुनाफा मिलेगा, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते व्यापारियों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि हम पैसे हमारे पास कहाँ हैं? अब हमारे पास पैसे तो हैं तो आम ही से, जब आम हमारा मार्केट में नहीं जा रहा है तो हम उस मजदूर को पैसे कहाँ से देंगे? अब मजदूर हमारे पास कई दिन काम कर सकता है भूखा प्यासा, तो मजदूर भी बुरी तरह से कर्जदार होता चला जा रहा है। हम लोग भी तो कर्जदार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा साल है। जितने भी मालिक बाग हैं सब बुरी तरह परेशान हैं और उनकी परेशानी के सबब सिर्फ यही है कि कोरोना और इतना बड़ा कोरोना, इस रंग का नुकसान तो हम 80 साल के हो गए, हमने तो नहीं देखा। दशहरी आम बेहद नाजुक आम होता है। इस बार ज्यादातर आम में काले रंग का कीड़ा लग गया है। सही तरीके से देखभाल और खाद पानी के अभाव में इस बार मलिहाबादी आम उतना अच्छा नहीं हो पाया जितनी उम्मीद की जा रही थी। व्यापारियों को इस बार भी करोड़ों के नुकसान की आशंका नजर आ रही है। तो सरकार के लेवल पे कुछ कृषि मंत्री से या किसी से कुछ बात हुई आप लोगों की कि कैसे इस बार आम को मंडियों तक पहुंचाया जाए? जो दिल्ली मुंबई एक्सपोर्ट होता है, जो बाकी देशों में जाता है, वो कैसे इसको? किसी से कोई तरह की इस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से मीटिंग तो हुई नहीं। जो या हम लोगों ने हम असली सही मानों में हम लोग खुद भी जो यहाँ हैं पूरे कारोबारी नहीं हैं, क्योंकि कारोबारी आदमी जो है वो इस रंग की बातों को, जो आपने सवाल किया है, वो ये सब सवालात करके अपनी बातों को बड़ों अफसरों को पहुंचाते हैं और अफसरों से फिर मदद मिलती है। जब हम में खुद सलाहियत नहीं है तो अफसर अपनी जगह पे खुद खामोश बैठा हुआ है। वो जब देख रहा है कि परेशानी है ही है तो इसलिए बस चुप रहना ही बेहतर है। और ये बात भी सही है कि वो चुप हैं, चुप में वो बेहतर है। यूँ आएंगे बहस मुबाहस से सब लोग करेंगे, होना कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना कुछ सर लोगों ने ये कहा कि 10,000 टन जो आप लोग भेजते थे बाहर एक्सपोर्ट करते थे, करोड़ों का नुकसान हुआ था। जी हाँ, करोड़ों का बिल्कुल सही है। अब की अरबों का हो गया, अरबों खरबों का, क्योंकि जो फसल है, अब आप ये नहीं है, एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक रुज्जी बीमारी है। देखिए ये आम जो आप देख रहे हैं, ये आम जो देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये 100 में 90 आम के करीब इस रंग का आम दशहरी आपको मिलेगा। रोगी सब पर निशान काला मिलेगा। ये आम की हालत ये क्यों हो गई है? ये सब एक रुज्जी, एक कीड़ा होता है जो दवाएं 2 नंबर की बिक रही हैं, उस दवा से मर ही नहीं रहा है। ये समझिए कि हम लोग रोने से बदतर हैं। अब ये क्यों है ऐसा? जितना आपको हर आम पर, ये देखिए हर आम पे आपको ये निशान काला मिलेगा, और ख़ास करके दशहरी में 100 में 90 आम ऐसे हैं जो काले हैं। लखनऊ के पश्चिम में 27,000 हेक्टेयर में फैली बेल्ट में हर साल औसतन 6 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। लेकिन इस बार के हालात को देखकर आम बागवानी करने वाले किसान अभी से नुकसान के आकलन में जुट गए हैं। संक्रमण की वजह से फ्लाइट के न चलने से आम का निर्यात बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। यूपी से करीब 800 टन आम विदेश भेजा जाता है। निर्यात न होने से इस बार मंडियों में आम की आमद काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है। उत्पादकों का मानना है कि कोरोना का प्रकोप और जारी रहा तो स्थानीय मंडियों में आम की कीमत और गिर जाएगी। 2,75,000 हेक्टेयर का एरिया है, जिसमें 40 से 45 लाख मीट्रिक टन आम पैदा होता। और ये मलिहाबाद में, जैसा आपने बताया, माल, टाटोरी, रहीमाबाद, मलिहाबाद, इसमें 6 से 7 लाख मीट्रिक टन आम पैदा होता था। इस बार मुश्किल से 3 लाख टन होगा। जो ब्रांड प्रमोशन पे, किराए पे और किसानों को 6 रुपये केजी, वो सारी उन्होंने ख़त्म करके सिर्फ 10 रुपये रखी है 38 रुपये की जगह पे। वो नुकसान काफ़ी है और एक्सपोर्ट की एकदम ना के बराबर उम्मीद है कि एक्सपोर्ट होगा। यूपी में 15-16 मैंगो बेल्ट हैं। सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, हरदोई, मलिहाबाद, प्रतापगढ़, ये सब मैंगो बेल्ट के तहत आते हैं।
यूपी में 2.75 लाख हेक्टेयर में आम का उत्पादन होता है। इसकी पैदावार 40 से 50 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। पिछले महीने में ओला और बारिश से 6 से 7 लाख मीट्रिक टन का नुकसान हो चुका है। अनुमान है कि 30 से 35 लाख मीट्रिक टन का ही उत्पादन हो पाएगा। मलिहाबाद जैसे मैंगो बेल्ट में सिंचाई की दिक्कत आ रही है। नहरों में पानी नहीं है, बिजली कम आ रही है। जो इस पूरे बेल्ट के लोग हैं वो चाहे अलग अलग व्यवसाय से हो, लेकिन उनका जरिया अगर देखा जाए रोजगार का तो वो आम ही है। फिर चाहे वो बड़े व्यापारी हो, बाग खरीदने वाले लोग हो, या यहाँ पे मजदूरी करने वाले लोग हों, उन सबको दूसरे साल भी लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके से नुकसान हो रहा है वो वाकई में परेशान करने वाला है। और आम की पैदावार इस बार अगर देखा जाए तो हालांकि एक्सपोर्ट को तो लोग बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट मुश्किल ही है, इसलिए जो ज़्यादातर उम्मीदें हैं वो इसी बात पर है कि लॉकडाउन कब खुले और आम यहाँ से लोकल मंडियों में पहुँच सके, ताकि थोड़ा बहुत जो मुनाफा हो सकता है आजीविका को चलाने के लिए वो मिल सके। इस बार भी दशहरी आम लोकल मंडियों तक ही सीमित रहेगा। आम के शौकीनों के लिए हालांकि अच्छी खबर है कि उन्हें करीब 20 रुपए प्रति किलो से भी कम में दशहरी आम खाने को मिल सकते हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने गाजा शहर पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। इजराइल की वायुसेना ने हजारों बम बरसाते हुए कई इमारतों को धूल में मिला दिया, जिसमें फिलिस्तीन के 42 नागरिकों की मौत हो गई, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया दो गुटों में बटी दिख रही है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल की सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोग मौत की नींद सुला दिए गए हैं। इजराइल की सेना ने गाजा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर शहर के कई इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। गाजा में चारों तरफ तबाही का मंजर है। जमीन दोज हो चुकी इमारतों का मलबा है, लाशों का ढेर है, जख्मी लोगों की चीख पुकार है। सुबह से लेकर शाम तक गाजा में सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ولاد اخويا 5 شهداء ولاد اخويا امهم و5 اطفال امهم 4 اطفال بنتين وولدين اطفال 2 3 سنين وفي 6 سنين وفي 10 سنين وفي 11 سنة راحوا كلهم. حرب اللي صار، حرب شنيعة اللي صارت. احنا قاعدين في البيت ما فيش اي حاجة، يعني قاعدين في البيت احنا فجأة الدنيا قامت بعد الساعة 12 بالضبط، بعد 12 على 12 وربع تقريبا صارت الضربة بتاعت شارع الوحدة. نزلنا على الشارع مش عارفين كيف نزلنا. انا حتى اولادي ومرتي وقفت انا في نص البيت بالضبط. البيت عندي نصه يعني تقريبا المبنى كله تقريبا اتكسر، يعني المباني اللي جنبنا كلها اتكسرت يعني. इजराइल की सेना गाजा शहर में बहुमंजिला इमारतों को निशाना बना रही है। उसका दावा है कि इन इमारतों में हमास के उग्रवादी छिपे हुए हैं। खबरों के मुताबिक सोमवार को इजराइल की ओर से किया गया हमला सबसे भयानक था और काफी देर तक चला। इस हमले में गाजा के कई इलाकों को इजराइल की सेना ने निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने यह हमला ऐसे समय पर किया जब देश के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि ये हमले अभी जारी रहेंगे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने गाजा से इजराइल को निशाना बनाते हुए 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जबकि इजराइल की सेना ने 15 किलोमीटर दूर तक फैले हमास के सुरंगों को तबाह कर दिया है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने हमास के 9 कमांडरों के घरों को भी धमाकों से उड़ा दिया है। इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों में अब तक करीब 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
मरने वालों में 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1200 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि वो बच्चों को निशाना नहीं बना रहा, रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहा। इजराइल ने अपने दावे की प्रामाणिकता को साबित करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इजरायली वायुसेना के पायलट उन इलाकों पर हमला न करने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं जहां बच्चे मौजूद हैं। נכון, יש פה אחד גדול וכמה קטנים. אנחנו חושדים בילדים ואנחנו לא נלך על זה, אני חושב שהם ילדים. इजराइल ने अब तक गाजा की तरफ सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। यही नहीं, इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी शहर खान यूनिस में हवाई हमले में गाजा के टॉप हमास नेता याहिया सिनवार के घर को भी तबाह कर दिया। हमास के टॉप नेताओं के घरों पर पिछले 2 दिनों में ये तीसरा बड़ा हमला है। लिहाजा इजराइल की ओर से किए जा रहे इन हमलों को देखते हुए हमास के कई नेता अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। It's been 5 days since Hamas brazenly fired rockets at Jerusalem and other Israeli cities in a totally unprovoked attack. This past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान और सीरिया भी उसके इलाके में रॉकेट दाग चुके हैं, जबकि इजराइल के हमलों पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में OIC के 57 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इजराइल के खिलाफ रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। तुर्की पहले ही इजराइल को खुली धमकी दे चुका है। हालांकि सुपर पावर अमेरिका समेत फ्रांस, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 8 दिनों से 2 देशों के बीच जारी संघर्ष महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर ले तो हैरानी नहीं होगी। तो इजराइल की आक्रामकता के बावजूद हमास रॉकेट हमले जारी रखे हुए हैं। हमास इजराइल के शहरों को निशाना बनाते हुए अब तक 3000 से ज्यादा रॉकेट हमले कर चुका है, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हमास के रॉकेट को हवा में ही तबाह कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत को भी ऐसे ही रक्षा कवच की जरूरत है? इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह दुश्मन के रॉकेट और मॉर्टर को आसमान में ही तबाह कर देता है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। आयरन डोम की मदद से इजराइल हमास की ओर से दागे गए 1500 रॉकेट को धूल चटा चुका है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल अपने सैकड़ों नागरिकों की जान बचाने में कामयाब हुआ है। तो शायद यही वजह है कि करीब 90 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश इजराइल की ये रक्षा प्रणाली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये जो अभी अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फिलिस्तीनियों और इजरायली के बीच में, आयरन डोम सुर्खियों में है। ये काफी कारगर सिद्ध हुआ है। अगर आप इसके जो पैम्फलेट्स देखें या इसके जो इसका लिटरेचर देखें, उसके मुताबिक ये 90% कामयाब है। दरअसल आयरन डोम को इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है और ये 2011 से इजराइल की सेना में शामिल है। इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए थे। तब 2006 में इस तरह के एक एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने की बात रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने की थी। तो इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप किया, जिसकी वजह से हमास के हमले लगभग नाकाम किए जा रहे हैं।
आयरन डोम की जो एक्यूरेसी मानी जाती है वो हवाई हमले से, चाहे वो आर्टिलरी शेल हो, चाहे वो मोटर्स हो, वो 90 to 93% एक्यूरेट है। सो अगर 100 बम, 100 रॉकेट हमास ने छोड़े हैं तो उसमें से 90 to 95 के बीच के जो फिगर होगी वो न्यूट्रलाइज हो गए। इजराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भारत को ऑफर कर चुका है, लेकिन जानकारों के मुताबिक भारत को इस तरह के सिस्टम की जरूरत नहीं है। दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अपनी तरफ आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को भी भारत आसमान में नष्ट करने की सलाहियत रखता है। यही नहीं, भारत के पास इजराइल से हासिल किया गया एरो एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए भी बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में एक डील भी की गई थी। साथ ही भारत रूस से दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 भी खरीद रहा है, जिसकी डिलीवरी इस साल के अंत तक हो जाएगी। इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान दुश्मन के हमलों से निपटने वाले रक्षा कवच खरीदने और तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम भी कारगर है और उसने अपनी मारक क्षमता को हमास के साथ मौजूदा संघर्ष में साबित भी किया है। लेकिन आयरन डोम की खरीद को लेकर भारत जल्दबाजी की मूड में नहीं है। पाकिस्तान और चीन से चुनौतियां तो हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने की तैयारियां भारत अपने स्तर पर जारी रखे हुए है।